Hello everyone, this is class 12th mathematics. Let's continue our chapter probability. We have done the basics of the Bayes theorem. Let's apply that theorem in our sums. 13.3, one sum we have already done. An urn contains 5 red and 5 black balls. एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न. मीनिंग क्या है कि एक बॉल निकाली गई, उसका कलर नोट किया गया एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और उसको वापस उस बैग में या अर्न में जिसमें भी है वो डाल दिया गया. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट क्या बोल रही है. एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. हमने उसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और वापस उसको उसी में डाल दिया, और जो कलर की बॉल वो आई थी उसी कलर की 2 और बॉल्स उसमें डाल दी. फिर एक बॉल निकाली गई है. हमें ये बताना है कि जो सेकंड टाइम में बॉल निकाली गई है उसका कलर रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. आई होप आप सबको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी. सो लेट्स ट्राई दिस. अब देखिए हमारे पास 2 कलर की बॉल्स हैं, रेड है और ब्लैक है. तो दोनों ही केसेस हैं कि फर्स्ट बॉल जो पहली बार में बॉल निकाली गई वो रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है. तो फर्स्ट टाइम में रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/10, क्योंकि रेड बॉल्स 5 थी और टोटल 10 थी, तो क्या आ गई 1/2. सेम ब्लैक की. अब देखिए जो रेड बॉल निकाली गई थी उसको वापस डाल दिया और उसके साथ साथ 2 उसी कलर की और बॉल्स डाली. यहाँ पे रेड निकली थी, 2 बॉल्स रेड और डाल दी. यहाँ पे ब्लैक निकली थी तो 2 ब्लैक बॉल्स और डाल दी. अब रेड कितनी हो गई टोटल 7, ब्लैक कितनी है 5. सेम रेड तो 5 ही है, 2 ब्लैक और डाली हैं तो ब्लैक अब कितनी हो गई 7. तो अब जो निकाली गई सेकेंड टाइम में बॉल है वो रेड निकालनी है, ये गिवन है. अब यहाँ से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7 अपॉन टोटल कितनी है 7 + 5 12. यहाँ से रेड की प्रोबेबिलिटी 5/12. चलो अब हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है. अब सिर्फ इसको अरेंज करना पेंडिंग है. क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड बॉल एज रेड. अब सेकेंड बॉल रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब फर्स्ट टाइम में वो रेड सिलेक्ट हुई है तो रेड की प्रोबेबिलिटी 7/12, 1/2 इंटू 7/12 प्लस सेकेंड केस क्या था 1/2 के साथ कितनी आई है 5/12. तो अब इनको सॉल्व करा और हमारा आंसर क्या आया 12/24 मीन्स 1/2. अगेन एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा था सम कि एक अर्न में 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स हैं. हमने उसमें से एक बॉल निकाली थी, वो किसी भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, और जिस कलर की वो आई थी 2 उसी कलर की बॉल्स और उसमें ऐड कर दी. रेड बॉल्स आई थी, पहली रेड बॉल निकली थी तो 2 रेड बॉल्स और ऐड कर दी. ब्लैक बॉल निकली थी तो 2 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी. अब सेकेंड टाइम में अब क्या केस बन गया हमारे पास टोटल रेड इतनी हो गई ब्लैक इतनी हो गई. यहाँ पे इधर रेड इतनी ब्लैक इतनी. अब गिवन था कि सेकेंड टाइम में जो बॉल निकाली जाए वो रेड ही हो. अब यहाँ से रेड बॉल कितनी बनी 7/12, यहाँ से क्या बनी 5/12. तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब इसकी अरेंजमेंट करी हुई है एंड 1/2 इज आर आंसर. सो लेट्स ट्राई अनदर सम. Second sum is same as example 16 which we have done in previous video. Next sum number 3. बच्चे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सरसाइज में, सिर्फ प्रॉब्लम है स्टेटमेंट्स की. अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो नो प्रॉब्लम टू सॉल्व योर सम. सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज के बच्चों में से इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% आर डे स्कॉलर, और 40% जो है वो डे स्कॉलर्स हैं.
Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade. पिछले जो सालों के रिजल्ट्स हैं उससे क्या पता लगा है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसके 30% वो ए ग्रेड गेन करते हैं और 20% डे स्कॉलर करते हैं. At the end of the year, one student is chosen at random from the college. क्या किया गया, एक बच्चे को चूज किया गया एंड ऑफ ईयर पे फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, और उसका ग्रेड कैसा है, ए ग्रेड. हमें बताने दैट द स्टूडेंट इज़ अ हॉस्टलर. हमें बताने कि जो ए ग्रेड बच्चा वो चूज़ किया गया था वो एक हॉस्टलर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, 60% हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं और 40% डे स्कॉलर हैं. अब देखिए इसमें दो केसेस हैं, या तो बच्चा हॉस्टलर है या बच्चा डे स्कॉलर है. तो हमने E1 E2 ऐसे इवेंट्स ले लिए जिसमें हॉस्टलर का केस आ गया फर्स्ट और सेकंड आ गया डे स्कॉलर का. अब थर्ड चीज़ क्या थी कि वो बच्चा कैसा हो, ए ग्रेडर हो. तो हमने ए केस कैसा ले लिया कि स्टूडेंट चूजन इज़ अ ए ग्रेडर. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 ये हमें गिवन है कि 60% बच्चे हॉस्टलर हैं. तो 60% की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 60/100. क्यों, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है, 60 हॉस्टलर हैं तो 60/100. सेम 40/100 डे स्कॉलर की. अब देखिए हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था ऐसा बच्चा जो ए ग्रेडर हो लेकिन वो हॉस्टलर हो. इट मीन्स हमने फाइंड करना है E1/A. E1/A के लिए हमारे पास ये बायस थ्योरम का रिजल्ट है. अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ये और ये दो, हमें चार चीज़ें पता होनी चाहिए. तो हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. PE1 की वैल्यू पता है, PE2 की पता है. प्रॉब्लम किसकी है, A/E1 और A/E2 की. अब A/E1 देखिए ऐसे बच्चे जो ए ग्रेडर हैं और हॉस्टलर हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि 30% हॉस्टलर जो है वो ए ग्रेडर हैं. तो इट मीन्स क्या होगी, 30/100. सिमिलरली डे स्कॉलर वाली कितनी हो जाएगी, 20/100, बिकॉज 20% हैज़ ऑलरेडी गिवन. तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए एंड वी विल गेट आवर आंसर. नेक्स्ट देखिए सम नंबर 4. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Means कि जब एक बच्चा मल्टीपल चॉइस टेस्ट करता है तो उस बच्चे को या तो आंसर पता होता है या वो गैस करता है. Let 3/4 be the probability that he knows the answer. मान लीजिए कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है एंड 1/4 be the probability दैट ही गैसेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करता है. अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4. अब इन्होंने बता दिया कि जो स्टूडेंट गैस करता है उसका आंसर करेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. ये हमें गिवन है कि उसका आंसर करेक्ट है. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बच्चा आंसर जानता था. तो अब हम कैसे करेंगे इसको, E1 E2 इवेंट्स बनाने पड़ेंगे. पहले E1 हम किसको बनाएंगे, जो बच्चा आंसर जानता है, स्टूडेंट नोज द आंसर. E2 हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट गैसेस द आंसर. तो E1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, PE1 क्या बन जाएगा, 3/4. PE2 क्या बन जाएगा, 1/4. सेम ए हम क्या अज्यूम करेंगे, आंसर इज करेक्ट, क्योंकि ये गिवन है, गिवन वाला केस ए जाता है, गिवन दैट आंसर इज करेक्टली. तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए इवेंट. अब E1 की प्रोबेबिलिटी पता लग गई, E2 की पता लगी. अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर. नोज द आंसर वाले को हमने E1 चूज किया था. इट मीन्स हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A. देखिए E1 E2 ए इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी, ये हमने बना ली A/E2. मतलब वो आंसर करेक्ट हो और गैस कर रहा है तो इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन थी.
प्रॉब्लम थी इसमें A/E1 में क्या था, वो स्टूडेंट आंसर जानता है और करेक्ट हो। अब जो आंसर जानता है बच्चा, इट मीन्स क्या हुआ, हम कैसे कहते हैं कि उसको आंसर आता था, इट मीन्स वो श्योर है। अगर उसको आंसर पता है MCQ का तो उसका करेक्ट ही होगा, इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी श्योरिटी के लिए 1 हो जाएगी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, E1/A, यूज बायस थ्योरम and get the answer. Similarly, this sum I have solved, so try to understand it yourself. Do sums 1 to 9 of exercise 13.3 in your fair notebook. Students, read the statements firstly carefully and then do practice of the sums. Thank you.